गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूँगा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस की जो आपके HPSSC वगैरह एग्ज़ाम्स वगैरह में आते हैं। तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और लेक्चरर जो एग्ज़ाम्स देते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन जो है मैंने लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इकोनॉमिक्स का जो है पार्ट 1 लिया है और ऐसे ऐसे जो पार्ट हैं हम लेकर आते रहेंगे। तो कल हम जो है केमिस्ट्री का सेक्शन करेंगे, तो जुड़ना मत भूलिएगा। और साथ साथ आज जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में जो है बता दीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स जो है इसमें बने हैं। 10 में से अगर आपके 8 मार्क्स बने हैं तो आप अच्छी स्थिति में हैं। अगर 8 से नीचे बने हैं तो आपकी जो थोड़ी सी स्थिति है वो ख़राब है, आपको देखने पड़ेंगे क्वेश्चंस। तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी इज़ अ टाइप ऑफ। इंडियन इकोनॉमी किस तरह की इकोनॉमी है? तो देखिए, इंडियन इकोनॉमी के जो करेक्टर्स हैं उसमें 3 तरह की इकोनॉमीज आती है। तो एग्रेरियन भी आती है, मिक्स्ड भी आती है, डेवलपिंग भी आती है। ठीक है, तो एग्रेरियन का मतलब समझिए, जो एग्रीकल्चर का जो हिस्सा होता है वो इसमें आता है कि 58% जो है इंडिया में एग्रीकल्चर करते हैं, लेकिन उसका जो जीडीपी में हिस्सा है वो 17.5% है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखने की एग्रेरियन इकोनॉमी होती है वो। मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर का हिस्सा 45% और बाकी जो प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा है वो 55% है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों का हिस्सा जहाँ पर होगा तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। डेवलपिंग इकोनॉमी जो है इंडियन इकोनॉमी कही गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी नेशनल इनकम जो है इंडिया की वो काफ़ी जो है लो है। उसी तरह से जो पॉवर्टी लाइन है उसमें भी जो है ज़्यादा पॉपुलेशन आती है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और जो सेविंग्स है इंडिया की वो लो है। ठीक है, तो ये डेवलपिंग इकोनॉमी में के करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो ऑल ऑफ द अबव है। अग्रेरियन भी है, मिक्स्ड भी है, डेवलपिंग भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रख सकते हैं। मेनली जो है मिक्स्ड के ऊपर आपका ध्यान जा रहा होगा, लेकिन मिक्स्ड भी है, लेकिन साथ साथ में अग्रेरियन भी है और डेवलपिंग भी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन इकोनॉमी ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज़ रिलेटेड टू। अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर किस में आता है? तो 3 सेक्टर होते हैं आपके इंडियन इकोनॉमी के, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो जितना भी एग्रीकल्चर आता है वो प्राइमरी सेक्टर में ही आता है। एग्रीकल्चर में जो है 58% जो है लोग काम करते हैं, लेकिन उसका जीडीपी में हिस्सा कितना है? 17.5%। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में जितने भी आपकी इंडस्ट्रीज़ आती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो सब आपकी सेकेंडरी सेक्टर में आती है और इसका जो जीडीपी में हिस्सा है वो 23.8% है। ठीक है, और ये प्राइमरी सेक्टर से कम लोग करते हैं, तो मतलब 40% जो लोग हैं वो ये काम करते होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो टर्शरी सेक्टर है उसमें आपका जो है बिजनेस आ जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट आ जाता है, कम्युनिकेशन आ जाता है और जो सर्विसेज होती है वो आ जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो टर्शरी सेक्टर जो है जीडीपी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करता है और यहाँ पर जो है कम लोग जो है वर्क करते हैं और सबसे ज़्यादा वर्क कहाँ पे होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि टर्शरी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर किस में आता है? वो टर्शरी सेक्टर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिसाइड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स? कौन डिसाइड करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में? तो ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ACPC एग्रीकल्चरल कोस्ट प्राइस कमीशन जो है डिसाइड करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब ये चीज़ याद रखिए, ये 3 ऑप्शन क्या हैं? जो फूड क्रॉप्स होती है उनको स्टोरेज करने के लिए एक विभाग बिठाया जाता है। तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, ये सेंटर के गवर्नमेंट के होते हैं विभाग वेयर हाउसिंग स्टोरेज के लिए, और ये स्टेट का होता है, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, ये स्टेट का होता है। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की जो स्थापना थी वो 1957 में हुई थी, और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई थी? आपके 1956 में। ठीक है, एंड वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन इसमें लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड इज़ रिलेटेड टू। ऑपरेशन फ्लड, फ्लड क्या होता है? बाढ़। बाढ़ किस चीज़ की? पानी की या फिर किसी लिक्विड की? तो लिक्विड से रिलेटेड याद रखो कि कौन सा रिवॉल्यूशन है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन तो आपका ग्रीनरी से रिलेटेड है, फसलों से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। वीट और जो है वीट इसमें मेन जो है क्रॉप उगाई गई थी जब आपकी क्रॉप क्राइसिस आई थी 1966 के आसपास। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन तभी जो है स्टार्ट हुआ था, और ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है आपके नॉर्मन बोरलॉग द्वारा चलाया गया था, और उसी तरह से डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और ये चीज़ आप याद रखें कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो आपका मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और इंडिया जो है लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ठीक है, तो फादर जो है आपके ऑपरेशन फ्लड के आपके वर्गीस कुरियन है, वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो आपने अमूल का नाम सुना होगा, तो अमूल से रिलेटेड ही है ये। बताइए ज़रा इसको कमेंट सेक्शन में कि कौन है ये अमूल के। ठीक है, तो वाइट रिवॉल्यूशन जो है वो आपका ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड है। ठीक है, और मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है वाइट रिवॉल्यूशन। और वाइट ऑपरेशन फ्लड जो है किसने चलाया था? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने चलाया था ये 1970s में, और ये जो है लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था वर्ल्ड का। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड आपको याद रखना है, वाइट रिवॉल्यूशन बी ऑप्शन से रिलेटेड है। येलो रिवॉल्यूशन याद रखें, येलो रिवॉल्यूशन जो इतनी भी सीड्स आती हैं आपकी उससे रिलेटेड है। ब्लू रिवॉल्यूशन याद रखें, फिश से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई यील्डिंग वेराइटीज़ इज़ नॉट कवर इन ग्रीन रिवॉल्यूशन। इनमें से कौन सी हाई यील्डिंग वेराइटीज़ है जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में कवर अप नहीं की गई थी? तो देखिए, रागी भी नहीं की गई थी, मिलेट्स भी नहीं की गई थी, क्योंकि बार्ली भी नहीं की गई थी, लेकिन जो ऑल ऑफ दी अबव डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो वीट जो है इसमें राइस वगैरह इसमें इंक्लूड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड बाय। जो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है वो कब इम्प्लीमेंट की गई थी? तो वो की गई थी आपकी अक्टूबर 1999 में इम्प्लीमेंट। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जो है कब इम्प्लीमेंट की गई थी? 1999 में अक्टूबर में। तो आपको लग रहा होगा कि ये इंग्लिश में है, तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो आप वहाँ से समझिएगा इसको और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश की जाएगा, क्योंकि जितने भी HPSSC के एग्ज़ाम आ रहे हैं या SSC के एग्ज़ाम आ रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। वहाँ से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये उठाए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड इज़ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। जो नाबार्ड की जो स्थापना थी वो किस कमेटी द्वारा किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पर की गई थी? तो देखिए, नाबार्ड की जो फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये जो है रूरल क्रेडिट की एक सबसे बड़ी अपेक्स जो है इंस्टीट्यूशन है, और इसमें जो है मर्जर हुआ था एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट और रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो यहाँ पर जो शुरुआत में जो शेयर कैपिटल था इसका वो 500 करोड़ था, लेकिन वो बढ़कर अब 5000 करोड़ हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है नाबार्ड है, और 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। किसको मर्जर करके? एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट को मर्ज किया था रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। और ये किसकी रिकमेंडेशंस पे किए गए थे? किस कमेटी की? शिवरमन कमेटी पे। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, शिवरमन कमेटी पे। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ खरीफ क्रॉप। इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप है? खरीफ क्रॉप देखिए, याद रखें, क्रॉप्स की बात करें 3 तरह की क्रॉप्स हैं।
खरीफ होगी, रबी हो गई, जायद हो गई। तो देखिए खरीफ क्रॉप जो है आपकी जुलाई में उगाई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी आती है? राइस आती है, ज्वार आती है, बाजरा आता है, मेज आता है, कॉटन आती है, शुगर केन आता है, सोयाबीन आती है, ग्राउंड नट आता है, जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। रबी क्रॉप्स जिनको पानी की कम ज़रूरत होती है तो वो इसमें आता है। तो अक्टूबर में ये बोई जाती है और मार्च अप्रैल में ये काटी जाती है। तो इसमें वीट आता है, बार्ले आता है, ग्राम आता है, तूर आता है, रेपसीड आती है, मस्टर्ड आती है। जायद क्रॉप्स मार्च में उगाई जाती है, जून में निकाली जाती है। वाटरमेलन्स, वेजिटेबल्स, मूंग वगैरह इसमें आते हैं। तो ये आपको याद रखनी है। तो ज्वार जो है आपकी खरीफ क्रॉप है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमर्शियल क्रॉप? इनमें से कौन सी कॉमर्शियल क्रॉप है? कॉमर्शियल क्रॉप यानी कि जो कंजप्शन के लिए नहीं होती, वो ट्रेड के लिए होती है। ठीक है, ट्रेड पर्पस के लिए यूज़ होती है जो कॉमर्शियल क्रॉप्स, उनको कॉमर्शियल क्रॉप्स में गिना जाता है। जैसे ऑयल सीड्स हो गई, शुगर क्रॉप्स हो गई, फाइबर क्रॉप्स हो गई। तो ऑल ऑफ दी अबव इसमें डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? अभी हम जीडीपी की ही बात कर रहे थे। तो जितना भी जो इनकम होता है इंडिया का वो जीडीपी के ही द्वारा होता है, यानी कि जीडीपी ही होती है एक तरह से, चाहे वो एक्सपोर्ट करके चाहे वो इंपोर्ट करके। तो टोटल जो ग्रोथ होती है इंडिया की वो जीडीपी डिनोट होती है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसका आंसर है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्या है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सो आज के वीडियो में ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो कल एक नए वीडियो के साथ मिलूँगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके पास कोई फेसबुक ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।